हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरी शंकर अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एम स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम यूपीपीसीएल की आज अंतिम में सीरीज़ लेकर रहे हैं, जिसमें हम 25 क्वेश्चनों का आज विशेष तरह हल करेंगे दोस्तों। और पीछे के जो वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, आप मेरी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अच श्रेणी की विद्युत रोधी या उष्मारोधी का सीमित तापमान। अच श्रेणी का जो सीमित तापमान है वो कितना होगा? 100 सेंटीग्रेड, 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 180 या 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों, जो अच श्रेणी का विद्युतरोधी पदार्थ है होगा, उसका दोस्तों क्या होगा? 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा। और इसको ये विद्युतरोधी पदार्थ की कितने 7 श्रेणी में बांटा गया। कितनी की श्रेणी में बांटा गया दोस्तों? 7 श्रेणी में। पहला क्या है? वाई, उसके बाद क्या है? ए, उसके बाद क्या है? ई, उसके बाद क्या है? बी, उसके बाद क्या है? एफ, और उसके बाद क्या है? एच, और लास्ट में क्या है? सी। सी में अधिकतम तापमान और वाई के अंदर है न्यूनतम तापमान अर्थात 90 डिग्री, और ये सी के अंदर अधिकतम 200 या 200 से अबो जितने भी तापमान होंगे वो सी के अंदर आते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बकौल रिले का उपयोग आमतौर पर सुरक्षा के रूप में किया जाता है। तो जो बकौल रिले का अपन यूज़ करा वो किस प्रकार के अर्थात किस में सुरक्षा के रूप में करते हैं? किस में सुरक्षा के रूप में करते हैं? 3 फेज मोटर में, परिवर्तित अर्थात ट्रांसफार्मर, वो अल्टरनेटरों में, ट्रांसफार्मरों में यानी परिणामित्रों में, या डीसी मोटरों में। तो दोस्तों, जो बकौल रिले का उपयोग हमें किस में करते हैं? ट्रांसफार्मर में सुरक्षा के रूप में करते हैं। और बकौल रिले क्या है? एक गैस आधारित है, गैस पर विस्फोटक करने के आधार पर ये कार्य करते था। ये गैस के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, कि सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में अपकेंद्रीय स्विच जोड़ा जाता है। जो सिंगल फेज है वो अपकेंद्रीय स्विच जोड़ा जाता है। और वैसे दोस्तों, जो सिंगल फेज की मोटर है उसमें अपकेंद्रीय स्विच है किस में जोड़ा जाता है? वो एक ही बात है दोस्तों, रनिंग वाइंडिंग के सीरीज में, या स्टार्टिंग वाइंडिंग के समांतर में, रनिंग वाइंडिंग के समांतर में, या स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में। तो दोस्तों, जो सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है अपकेंद्रीय स्विच, या सिंगल फेज की मोटर है जिसमें अपकेंद्रीय स्विच का यूज करते हैं, उसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग के क्या सीरीज में जोड़ा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आमतौर पर सेकेंडरी वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर सेकेंडरी वाइंडिंग अर्थात कॉन्स्ट्रिक वाइंडिंग उसका उपयोग कर जाते हैं। तो एकल फेज की मोटरों में, 3 फेज की मोटरों में, एकल फेज की मोटरें या 3 फेज की मोटरों में, या डीसी में, या ट्रांसफार्मर में। तो दोस्तों, जो सेकेंडरी वाइंडिंग अर्थात कॉन्स्ट्रिक वाइंडिंग है वो किस में की जाती है? एकल फेज की मोटर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए दोस्तों। इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों इतनी जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी ट्रांसफार्मर में टेपिंग स्विच जोड़ा जाता है। तो ट्रांसफार्मर में टेपिंग स्विच जोड़ा जाता है किस में जोड़ा जाता है? सेकेंडरी में, एचटी लाइनों में, या प्राइमरी या सेकेंडरी दोनों में, या प्राइमरी वाइंडिंग में। तो दोस्तों, जो किसी पावर ट्रांसफार्मर में टेपिंग जोड़ा जाता है, तो जो पावर ट्रांसफार्मर में एचटी लाइन होगी, जो पावर ट्रांसफार्मर की एचटी लाइन होगी उसमें जोड़ा जाता है। और एचटी लाइन में क्यों जोड़ा जाता है दोस्तों? क्योंकि एचटी लाइन में वोल्टेज का मान ज़्यादा होगा और धारा का मान कम होगा। तो इसके कारण हम टेप्स चेंज करते हुए हम टेप चेंज करेंगे तो स्पार्किंग का मान कम होगा, क्योंकि धारा का मान कम है। इसलिए हम किस में यूज़ करते हैं? उसमें एचटी लाइनों में यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी सेतुदिष्टकारी में कितने डायोड उपयोग में आते हैं? तो सेतुदिष्टकारी में कितने डायोड होते हैं? 12 डायोड, 4 डायोड, 8 डायोड, या 10 डायोड। तो सेतुदिष्टकारी के अंदर कितने डायोड होते हैं? 4 डायोड। कितने आते हैं? 4 डायोड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। और जो सेतुदिष्टकारी होगा, एक 3 फेज दिष्टकारी होता है दोस्तों, उसमें कितने डायोड होते हैं? 6 डायोड होते हैं। कितने डायोड होते हैं? 6 डायोड होते हैं। और एक होता है हाफ वेव, एक होता है फुल वेव। हाफ वेव के अंदर कितने होता है? 1 डायोड होता है। फुल वेव में कितने होते हैं? 2 डायोड होते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों इतनी जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी ट्यूबलाइट में चौंक लगाने के उद्देश्य, कोई ट्यूबलाइट पर अपन चौंक लगाने के उद्देश्य की समुचित मात्रा में करंट को सीमित करना, करंट को कम करना, चमक बढ़ाना, पावर फैक्टर सुधारना। तो दोस्तों, चौंक लगाने के उद्देश्य तो ये ऑप्शन 4 नंबर तो सीधा ही कर जाता है। क्यों? पावर फैक्टर सुधारने के लिए चौंक प्रयोग नहीं करते, क्या करते हैं? कैपेसिटर प्रयोग करते हैं। 4 नंबर तो ऑप्शन कट गया सीधे। समुचित मात्रा में करंट को सीमित करना, चौंक लगाने के उद्देश्य की स्टार्टिंग अंदर हम उच्च वोल्टेज पैदा करना, और उसके बाद जब ये उच्च वोल्टेज पैदा करना उसमें करंट को सीमित करना। इसका उच्च वोल्टेज पैदा करना और करंट को सीमित करना, इसका उद्देश्य ये होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या है कि समुचित मात्रा में करंट को सीमित करना, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्यों जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, पीवीसी का पूर्ण नाम क्या है? पीवीसी का सही नाम क्या है? अर्थात इस पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीवार्निश क्लोराइड, पॉलीविलाइन विनाइल कार्बन, या पॉलिस्टर विनाइल क्लोराइड, या पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड।
क्या हो जाएगा इसका, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों इतनी जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश व्यवस्था उपकरणों में वाले टर्मिनल बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? सॉकेट, स्विच आदि के अंदर जो को अपन टर्मिनल बनाते हैं उनके क्या है, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, कॉन्टैक्ट पॉइंट किसके बनाए जाते हैं? सोने के, चांदी के, पीतल के, प्लेटिनम के। तो दोस्तों जो टर्मिनल बनाए जाते हैं वो चांदी और पीतल दोनों के बनाए जाते हैं दोस्तों, लेकिन चांदी महंगी होने के कारण बनाए जाते हैं उसके, किसके बनाए जाते हैं? पीतल के। किसके बनाते हैं? पीतल के। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और दोस्तों जो पीतल है, पीतल ये क्या है, मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। प्लेट भूसंयोजन के लिए पृथ्वी में गड्ढा से कम नहीं होना चाहिए। जो प्लेट भूसंयोजन करे, अर्थिंग क्रिया है प्लेट की, उसके लिए गड्ढा रेगिस्तान से कितना कम नहीं होना चाहिए? 5 मीटर से, 4 मीटर से, 2 मीटर से और 3 मीटर से। तो दोस्तों जो प्लेट बोरथिंग उसके लिए गड्ढा 3 मीटर से कम है नहीं होना चाहिए, 3 मीटर से अधिक हो या नमी पहुंचने तक हो जाए। क्या था? नमी पहुंचने तक। सोल्डरिंग आयरन बिट किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? सोल्डरिंग आयरन की बिट बनाने किसी सामग्री प्रयोग किया? जस्तेदार लोहा, लोहा, तांबा या पित्तल। दोस्तों जो सोल्डरिंग आयरन है उसके आगे बिट होती है, जो बिट होती है उसके किसके बनाया जाता है? तांबे के। किसके बनाया जाता है? तांबे के। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर से। क्या हो जाएगा इसका नंबर? 3 नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार किसी संस्थापन में पूर्ण भार की अवस्था में अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो कि अधिकतम वोल्टेज पूर्ण भार होगी तो अधिकतम वोल्टेज कितना ड्रॉप में ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 10%, 3%, 8% या 5%। तो पूर्ण भार के टाइम में जो अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप है बाकी 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। कितने परसेंट से दोस्तों? 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 नंबर सही। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंडक्शन मोटर में तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति का अंतर। तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति का अंतर अर्थात जो NS माइनस NR यानी वास्तविक गति कौन सी है? रोटर की गति। क्या होती है? रोटर की गति। इन दोनों का अंतर क्या होता है? इसका दोनों का अंतर क्या होता है? आघूर्ण टॉर्क, विचलन फिसलन या नियंत्रण या शक्ति कारक। पावर फैक्टर होगा या रेगुलेशन होगा या स्लिप होगा या टॉर्क होगा। तो दोस्तों जो NS माइनस NR होगा वो क्या होती है? स्लिप होती है। विचलन प्लस अर्थात इसकी स्लिप के ऊपर ही रोटर गुणन करता है, इसके ऊपर ही रोटर गुणन करता है। और इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2 वाटमीटर विधि का उपयोग 3 फेज प्रणाली में ऊर्जा जो मापन के लिए तब किया जाता है जब 2 वाटमीटर विधि है दोस्तों, उसके अंदर क्या है? ऊर्जा मापन खातर अपन 2 वाटमीटर उपयोग करें क्यों खातर काम में ले? संतुलित भार के लिए, निम्न भार या अधिक भार, ये नहीं हो सकता दोस्तों। संतुलित भार के लिए हो सकता है, नहीं भी हो सकता। संतुलित और असंतुलित अर्थात दोस्तों जो 2 वाटमीटर विधि है वो क्या है? जो कि ऊर्जा मापन के लिए क्या संतुलित और असंतुलित दोनों लोड के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और 1 वाटमीटर क्या है? 1 वाटमीटर विधि क्या है? संतुलित भार के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और 3 वाटमीटर विधि किस में उपयोग की जाती है? असंतुलित लोड के लिए 3 वाटमीटर विधि उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पश्च अंतराल यानी बेक पिच शब्द को जो आमतौर पर अपन उपयोग किसी वाइंडिंग में प्रयोग करा, इन प्रयुक्त किया जाता है? DC मोटर स्टार्टर वाइंडिंग, प्रत्यावर्तक वाइंडिंग, DC आर्मेचर वाइंडिंग या AC मोटर वाइंडिंग। तो AC मोटर जो कि प्रत्यावर्तक वाइंडिंग में ऐसा नहीं करता, अल्टरनेटर उसमें नहीं किया जाता। DC स्टार्टर की वाइंडिंग होती नहीं है। और ये होता है आर्मेचर वाइंडिंग में। क्या होता है? आर्मेचर वाइंडिंग में पश्च अंतराल अर्थात बेक पिच का उपयोग शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रतीक क्या हो जाएगा दोस्तों? YP। क्या हो जाएगा? YP। इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों इतनी जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लेंज का नियम, किरचॉफ का नियम, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम या एम्पीयर का नियम। तो दोस्तों जो डीसी जनरेटर है वो किसके नियम की पर कार्य करता है? फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर या तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। लेंज का नियम पर नहीं करता। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ और लेंज का नियम है जो उत्पन्न नियम है उसका विरोध करता है। ये सिद्धांत पर कार्य नहीं करता। किरचॉफ का नियम वोल्टेज के को संगम पर और धारा के संगम पर बीजगणित योग यानी ड्रॉप और दी गई धारा ये उसका मान शून्य होता है। इस प्रकार के नियम है दोस्तों ये दोनों। और इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी 11 kV के वाले केबल के लिए वांछित खाई, 11 kV केबल है उसके लिए वांछित खाई कितनी होनी चाहिए? 0.5 मीटर, 1.5 मीटर, 0.9 मीटर या 2 मीटर। तो दोस्तों अधिकतम इसकी खाई की लगभग होती है 1 मीटर के आर और 11 kV के लिए पूछा इतने। तो दोस्तों ये आ जाएगा 0.9 मीटर, 0.9 मीटर। इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्टार डेल्टा स्टार्टर में ऊर्जा को मापने के लिए किसी स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर स्टार ही हो चाहे डेल्टा हो दोस्तों,
दोनों जो संयोजन है, स्टार संयोजन है या डेल्टा संयोजन है, उसमें ऊर्जा मापन के लिए उपयोग किया जाता है वी एल इंटू आई एल इंटू कोस पाई, 1/3 वी एल इंटू आई एल इंटू कोस पाई, या √3 वी एल इंटू आई एल इंटू कोस पाई, या 3 वी एल इंटू आई एल इंटू कोस पाई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्या आ जाएगा इसका आंसर है √3 वी एल इंटू आई एल इंटू कोस पाई। और दोस्तों अगर सीधे वीपी अर्थात जो कि फेज वोल्टेज और फेज करंट दी उसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 3 इंटू वीपी इंटू आई पी। क्या हो जाएगा वीपी इंटू आई पी इंटू कोस फाई। क्या हो जाएगा वीपी इंटू आई पी इंटू कोस फाई हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पीपीई का पूर्ण नाम है। पीपीई का पूर्ण नाम क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, या पर्सनल परफेक्ट इक्विपमेंट, या पर्सनल परफेक्ट इक्विपमेंट, या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो इसका हो जाएगा दोस्तों पर्सन है, ये पर्सनल होगा दोस्तों। इसका क्या होगा? पर्सनल होगा। इसका क्या होगा? पर्सनल होगा, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्या हो जाएगा? 1 नंबर। यानी इसकी पर्सनल यानी जो आपको व्यक्तित्व को जो प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा उपकरण इक्विपमेंट अर्थात उपकरण, यानी कोई व्यक्ति को पर्सनल सुरक्षा उपकरण, इसका आंसर पर्सनल उपकरण। तो इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों इतनी जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शीतगृह में किस प्रकार की वायरिंग की जाती है, यानी खांचेदार जगह में किस प्रकार की वायरिंग की जाती है? बटन वायरिंग, शीशा कवचित वायरिंग, कलीट वायरिंग, केसिंग टेपिंग वायरिंग। तो शीशा कवचित वायरिंग करेंगे। शीशा कवचित वायरिंग अर्थात शीशा कवचित की क्या है वह केबल प्रयोग करेंगे, केबल का प्रयोग करेंगे तो शीशा कवचित वायरिंग हो जाएगी दोस्तों। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पिक फैक्टर का अनुपात होता है। पिक फैक्टर का अनुपात क्या होता है दोस्तों? अधिकतम मान की तुलना में आर एस मान का, औसत मान की तुलना में आर एस मान, औसत मान की तुलना में अधिकतम मान, या आर एस मान की तुलना में चरम मान यानी पिक वैल्यू। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर है ए नंबर। अधिकतम मान की तुलना में आर एम एस मान, अर्थात इसका आंसर इसका पिक फैक्टर मान कितना था? 1.1 सॉरी 1.414 कितना होता है? 1.414 होता है दोस्तों। और जो ये दिया हुआ है इसका अगर हम कर लें आर एम एस बटा में एवरेज, तो ये दोस्तों किसका हो जाता है? फॉर्म फैक्टर। इसका क्या ये उसका क्या हो जाता है? फॉर्म फैक्टर। और फॉर्म फैक्टर मान के होता है 1.11 होता है। क्या होता है? 1.11 होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, VVF का अस्य क्या है? VVF का अस्य क्या है दोस्तों? तो उसका क्या होगा दोस्तों? वेरियस वोल्टेज वेरियस फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर, ये नहीं हो सकता। वेरियस वोल्टेज वेरियस फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर, ये नहीं हो सकता। वेरियस वोल्टेज वेरियस फ्रीक्वेंसी ये से नहीं हो सकता दोस्तों। इसका क्या होगा? वेरियस वोल्टेज वेरियस जो कि वेरिएबल जो कि वोल्टेज और वेरिएबल जो कि फ्रीक्वेंसी है बा इंडक्शन मोटर में आके एक गति नियंत्रण की विधि है। क्या है? क्या गति नियंत्रण की विधि है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 नंबर। यानी वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर की आके गति नियंत्रण की विधि है। क्या ये गति नियंत्रण की उत्तम विधि है? क्या ये उत्तम विधि है? इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों इतनी जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी कम रख रखाव वाली मोटर है? स्लिपिंग मोटर, तुल्यकालिक मोटर, डीसी मोटर, या प्रेरण मोटर। जो प्रेरण मोटर होते हैं दोस्तों वो सबसे कम रख रखाव की, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। स्लिपिंग मोटर में रख रखाव ज़्यादा रखना पड़ता है क्योंकि स्लिपिंग लगी हुई है, स्लिपिंग का रख रखाव ज़्यादा होता है। तुल्यकालिक में दोस्तों डीसी क्या हो सकता होता है? डीसी के लिए उसका रख रखाव ज़्यादा होगा। डीसी मोटर में इसमें वो कम्यूटेटर लगा होता है और दोस्तों कार्बन बर्स लगे, उनका भी रख रखाव नियंत्रण रखना वो रख रखाव रखना आवश्यक है दोस्तों। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरण मोटर, अर्थात इसका आंसर है 4 नंबर। शीशा अम्ल वाली किसी बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट होता है। शीशा अम्ल वाली बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है। अमोनियम सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, या गुलाब सल्फ्यूरिक एसिड। तो दोस्तों इसका क्या होगा कि शीशा अम्ल बैटरी उसके लिए प्रयोग किया जाता है H2SO4 यानी तनुगंधक का अम्ल प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? तनुगंधक का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? HCl प्रयोग नहीं किया जाता। HCl प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गुलाब सल्फ्यूरिक एसिड, अर्थात तनुगंधक का अम्ल इसमें प्रयोग किया जाता है। तनुगंधक का अम्ल इसमें प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 नंबर। 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज का दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन है। प्रत्यावर्ती अल्टरनेटर जो प्रत्यावर्तित यानी अल्टरनेटर में जो को अपन उसकी शक्ति है निर्धारित, अर्थात उसकी क्षमता किस में व्यक्त करते हैं? केवीए में, एचपी में, किलोवाट में, या केडब्ल्यूएच में। केडब्ल्यूएच है क्या? ये ऊर्जा मापन की विधि है। और जो कि
अल्टरनेटर की है दोस्तों, वो केवीए के अंदर व्यक्त करते हैं अल्टरनेटर की, और जो अल्टरनेटर की केवीए के अंदर व्यक्त करेंगे। और एचपी दोस्तों ये मोटर की क्षमता है, और किलोवाट ये भी क्या है, मोटर की क्षमता व्यक्त की जाती है किलोवाट में। और केवीए को किलोवाट में बदलने के लिए, अर्थात केवीए को किलोवाट में बदलने के लिए क्या है दोस्तों, cos फाई का गुणा करने पर किलोवाट क्या होता है, केवीए में बदल जाता है। और इस डीसी का जो यानी जनरेटर, डीसी जनरेटर है, उसकी क्षमता किस में आती है, दोस्तों, किलोवाट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर। और दोस्तों आज की अंतिम क्वेश्चन था, और ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ मैं।